शॉर्ट नोटिस पे आप हमेशा काफी संख्या में आते हैं। हमारे बीच प्रणब झा साहब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं, बड़ी देर से मीडिया का से जुड़े हैं और इस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के मीडिया कम्युनिकेशन को देखते हैं। और आज एक अहम इम्पोर्टेंट मुद्दे पे ये प्रेस वार्ता करेंगे। इनका सब्जेक्ट जो है वो उसी मुद्दे पे रहेगा। उसके अलावा आप उस मुद्दे पे सवाल करिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मुझे पता है कि आपको इसके अलावा भी कुछ चीजें पूछनी होगी, तो उस पे जो इनका मैंडेट होगा उस पर वो जवाब देंगे। और बाकी हम आपके लिए हाजिर है। विनोद शर्मा जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, वेद महाजन जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, पीसीसी कपिल सिंह जी हमारे स्पोक्स पर्सन है, नीरी गुप्ता जी को आप सब जानते हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथी जरा खामोशी के पीछे भी जो साथी है जो बाइक ले लेते हैं वो जरा बातचीत ना करें तो आपके लिए भी ठीक रहेगा और हमारे लिए भी ठीक रहेगा। मैं सब साथियों से क्योंकि ओवर क्राउडेड है तो थोड़ा खामोशी का दान पीछे से अपने साथियों से आपसे भी चाहूंगा। अभी भी कुछ आवाज आ रही है तो सब लोगों को पीछे कौन बता रहा है को बोलना नहीं। तो मैं प्रणब जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो आपके सामने अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएं। धन्यवाद वीरेंद्र शर्मा जी। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है आप लोगों के बीच यहाँ आकर, और खास करके खुशी का कारण ये है कि हर शहर के मीडिया मित्रों की एक प्रतिष्ठा होती है। और जैसा कि आपने बताया कि मैं बहुत दिनों से मीडिया के कार्य में संबद्ध रहा हूँ, तो मुझे मौका मिलता है अलग अलग शहर में जाकर अलग अलग मीडिया के मित्रों से इंटरैक्ट करने का। तो आपके बारे में ये ख्याति है कि आप लोग जो हैं बड़े सरल और अच्छे नेचर के हैं। आमतौर पर आप जो हैं प्रवक्ताओं को परेशान नहीं करते। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका यहाँ आने पर। जैसा कि आप सब अवगत हैं कि कल शाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके साथ पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी अपने 2 दिन की यात्रा, 2 दिनों का दौरा जो है उनका समापन हुआ। और वर्कर्स मीटिंग में बड़े संख्या में आप लोग मौजूद थे और उसके बारे में आपकी अनुपस्थिति की वजह से जो आप लोगों को दिक्कतें हुई तो उसकी हम भरपाई करेंगे। हमने जो इनको गारंटी किया है, कांग्रेस में गारंटी करते हैं हम कि अगली दफा जब भी दोनों लीडर यहाँ होंगे हम एक ऐसा कुछ आयोजन करेंगे कि आपका एक फोटो सेशन हो या मीट द प्रेस कम से कम हम चुनाव के दौरान ये करा पाए। यहाँ आने के पहले श्रीनगर में वहाँ भी वर्कर्स मीटिंग हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने देखा अलायंस को लेकर के बात हो रही है और खास करके जो बात सबने गौर की, राहुल जी ने जो कहा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर से जो उनका संबंध है और कांग्रेस पार्टी का जो संबंध है उसके बदौलत चुनाव घोषित होते ही सबसे पहले जो है कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम बनाया अध्यक्ष जी का, पूर्व अध्यक्ष का, और हम आपके बीच आए। और जो गौर करने वाली बात थी कि पिछले 10 वर्षों में जो इस देश का अनुभव रहा मोदी शासन का, उस अनुभव से कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल वाकिफ। और उसी से जुड़ी हुई बात है कि यहाँ के लोगों का जो 6 वर्षों का अनुभव रहा है उससे वो जो है उससे वो देश को बहुत दुखी करता है। जैसा कल आप लोगों ने सुना कि 5 साल से अधिक, लगभग 6 साल हो गए, न सरकार है, न राज्यसभा के सांसद हैं, न विधान परिषद है, न म्यूनिसिपैलिटी है, न जिला परिषद है।
और इन सब बातों के लिए अगर कोई एक जिम्मेवार है तो किसी को धुन था कि हम सरकार जो है वो बर्खास्त करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, और उसके बाद जो है जो हुआ वो सब इतिहास है। और ये इलेक्शन कमीशन का दबाव है जिसके कारण सरकार को मजबूरन चुनाव घोषित करना पड़ा। इन पिछले 6 सालों में जो हुआ है यहाँ, उससे आप सब भली भांति परिचित हैं। जिक्र करने की बात नहीं कि खास करके जो यहाँ के गवर्नर मलिक साहब ने अपना अनुभव बताया था, तो जिस करप्शन की बात आमतौर पर दबे जुबान में होती थी, सब कहते थे कि करप्शन हो रहा है, बड़े लेवल पे हो रहा है, उन्होंने पुष्टि की, एक स्टैंप लगाया कि एक व्यक्ति जो कि केंद्र की नुमाइंदगी कर रहा है और ये कहता है कि अगर गवर्नर एक कॉन्ट्रैक्ट पास कराएंगे तो उसका जो है बड़ा फायदा मिलेगा। उसके अलावा भी बहुत कुछ देखने को मिला। और जो चिंता करने वाली बात थी वो ये कि इन सबके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री को तो हम लोग जानते हैं कि वो जनता की मांग की कभी नहीं सुनते, विपक्ष की कोई बात नहीं सुनते। और आप सब भले भांति वाकिफ हैं, आपको याद होगा उनका वो बयान कि मेरा क्या है जी, मैं तो झोला उठाकर चल पड़ूंगा। तो इसके पीछे उनका एक कॉन्फिडेंस है। उनका कॉन्फिडेंस है कि झोले के बावजूद जो है उनके पास बहुत कुछ है, उनके मित्रों के पास बहुत कुछ है, और मित्रों के पास बहुत कुछ है उसमें उनका बड़ा योगदान है। आप मुख्यमंत्री मोदी के राजनीतिक यात्रा को देखेंगे 2002 से 2024 तक, और देश के प्रमुख व्यवसायी के विकास की यात्रा देखेंगे तो बड़ी सिमिलरिटी है। और पिछले दिनों जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट से खुलासा हुआ, उसी के संबंध में मैं ये बात कह रहा हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मोदी जी के विकास मॉडल, जो कि परिवारवाद, भाई भतीजावाद ना होकर एक मित्रवाद का मॉडल बना, और उस मित्रवाद के मॉडल से एक अदना सा व्यापारी, एक छोटा सा व्यापारी 2002 से अपनी यात्रा का जो है एक अलग सोपान से शुरू करते हुए 2022 में 20 वर्षों में दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। आज शायद वो 11वें नंबर पर है। तो ये सब कैसे हुआ बहुत ब्रीफ में मैं बताऊंगा आप लोगों को। और अब जो बीजेपी की लालसा यहां देखते हैं, वो क्यों पिछले दरवाजे से यहां शासन करना चाहती थी, क्यों लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू शासन करना चाहती थी, और क्यों इस समय वो इतनी व्यग्र है यहां सरकार बनाने को। तो मुझे किसी ने कुछ खबरों के ऊपर ध्यान आकृष्ट किया कि यहाँ पे रियासी इलाके में पता लगा है कि कुछ लिथियम जो है वो अनर्थ हुआ है, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल कमोडिटी है। खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज बनाने में उसका काम होता है, वो यहाँ मिलता नहीं इंडिया में। और वो जो है कुदरतन यहीं जम्मू कश्मीर में मिला है, और उसमें जो है ये प्रधानमंत्री के मित्र बड़े इंटरेस्टेड हैं। तो शायद ये कारण है कि बीजेपी जो है, कुछ बातों का जिक्र करूंगा मैं। आप सब जानते हैं कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे से प्रधानमंत्री तक रहते हुए एक जो संस्था है, न्यूज संस्था एनडीटीवी से उनको बड़ी आपत्ति थी। उनके पत्रकारों से वो कभी इंटरव्यू नहीं देते थे, कभी उनको बाइट नहीं देते थे। अगर बैठ भी जाए वो जहाज में तो उसका बड़ा एक फेमस वो है वाकया है कि सवाल पूछता रहा पत्रकार। तो 6 जून 2017 को एनडीटीवी के ऊपर जो है पत्रकार समूह न्यूज एजेंसी के ऊपर रेड होता है। उनके संस्थापक प्रणव राय के घर पर रेड होता है, और थोड़ा समय लगा। 6 मार्च 2023 को अडानी समूह उस एनडीटीवी के
उसका जो है वो मालिक बन जाता है 64.7% हिस्सेदारी के साथ। पता नहीं क्या करेंगे, किस भाव से ये किया गया था, पर ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि एक व्यक्ति जिसका कि सरकार से कोई दारोमदार नहीं, कोई लेना देना नहीं है, वो व्यवसायी है, उसने वो चैनल को लिया। इसी तरह 11 दिसंबर 2020 को सीबीआई की टीम एसीसी अंबुजा सीमेंट के दफ्तर पर छापेमारी करती है और ठीक 2 साल के अंदर 16 दिसंबर 2022 को अडानी समूह अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। इसी तरह तीसरे वाक्य के ऊपर गौर करेंगे तो 28 जुलाई 2020 को ईडी ने मुंबई एयरपोर्ट के जीवीके समूह के दफ्तरों पर छापेमारी की और ठीक 1 साल के अंदर 14 जुलाई 2021 को अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के पास जीवीके एयरपोर्ट के 98% की हिस्सेदारी आ गई। इसी तरह चौथा वाक्य है कि आयकर अधिकारियों ने नोएडा में एक समाचार वेब बेस्ड एक पोर्टल होता था और काफी अपनी पत्रकारिता के लिए, खास करके वीडियो के लिए बड़ा प्रमुख था, बड़ा मशहूर था। उसके ऊपर 11 अक्टूबर 2018 को छापेमारी होती है। 5 सालों में 27 मार्च 2023 को अडानी साहब ने वो 48 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया की हिस्सेदारी ले ली और उसका मालिक बन गए। इसी तरह एक नेल्लोर कृष्णापट्टनम पोर्ट है। पोर्ट में तो हम जानते हैं कि इनकी मोनोपोली हो गई है। 2018 में उस पोर्ट पर छापेमारी हुई। 2020 अक्टूबर में अडानी पोर्ट्स और SEZ ने उस पोर्ट को अधिग्रहण कर लिया। अल्ट्राटेक सीमेंट को, जो कि कुमार मंगलम बिड़ला ने, उनका जो इंडिया सीमेंट था, उसने उसका अधिग्रहण कर लिया और यह अभी इसी महीने हुआ है। 6 अगस्त को कुमार मंगलम बिड़ला अल्ट्राटेक सीमेंट को लेना चाहते हैं और उनसे ज्यादा इसको अधिग्रहण करने की इच्छा अडानी साहब की थी, वो लोग पीछे रह गए। उसका परिणाम ये हुआ कि उस समूह आदित्य बिड़ला ग्रुप की जो कंपनी है हिंडाल्को, उसके ऊपर सीबीआई ने एक भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर दिया। यह अभी पिछले दिनों हुआ है। तो मैं आपको बता रहा था कि इस देश के हुक्मरान जो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, वास्तविकता में क्या हो रहा है, एक के बाद एक इस भूख में कि कहां किन किन जगह पर वो सरकार बना सके, कैसे वहां संसाधनों का दोहन हो सके, और ये कहना कि मैं भ्रष्टाचार क्यों करूंगा और किसके लिए करूंगा। तो हम सब जानते हैं कि भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों की आवश्यकता होती है। जिलों में बड़े आलीशान दफ्तरों के लिए संसाधनों की आवश्यकता हुई है और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पिछला 2019 का चुनाव था, उसमें लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और वो ज्यादातर भाजपा के खजाने से खर्च हुए। इतना चुनाव में खर्च हो रहा, ये पैसे कहां से आ रहे हैं जनता अच्छी तरह जानती है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं, और ये कुछ वानगी है कि ये पैसे कहां से आते हैं। ये संभावित स्रोत हैं जहां से कि पैसे आते हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने अपना पूरा खजाना जो है, जो आपकी गाढ़ी कमाई है, वो LIC हो, वो SBI की एम्प्लॉइज पेंशन फंड हो, वो सब अदानी एंटरप्राइज के लिए खोल दिया। उनको इस बात की चिंता नहीं कि जो 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं, हम सब ने पॉलिसी लेकर रखा है, अगर वो डूब गया, अगर अडानी एंटरप्राइज डूब गई, कि प्राइवेट कंपनी है, तो भारत सरकार क्या करेगी, कहां से पैसे लाएगी। मैं झारखंड से आता हूं, वहां आप सब जानते हैं एक बहुचर्चित वहां एक कारखाना लगा बिजली उत्पादन के लिए, और उसकी विशेषता ये थी कि जो बिजली वहां सारा उत्पन्न होगा वो बांग्लादेश को बेचा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को बेचा जाएगा। बहुत मुश्किल से झारखंड सरकार ने बहुत जो है प्रेशराइज करके उसका एक हिस्सा अब उनसे लेने को तैयार वो हुए हैं। लेकिन ये संभव है कि ये तभी संभव है जबकि सरकार का वरद हस्त हो, जबकि जो सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे सबसे मजबूत लोग हों, उनकी छत्र छाया में ये लोग फल फूल रहे हों,
यही हाल श्रीलंका में पोर्ट टर्मिनल का है। वहां भारत सरकार को कोलंबो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल पर 45 साल का एक पट्टा हासिल हुआ। भारत सरकार ने वो भारत सरकार के किसी उपक्रम को देने के बजाय अडानी पोर्ट्स को दे दिया, आप सब अच्छे से जानते हैं। और 2023 में वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट परियोजना है, अर्थात ये गवर्नमेंट तय करेगी कि ये किसको जाना है। श्रीलंका में ही विंड एनर्जी को लेकर 484 मेगावाट का ठेका दिया गया, वो अडानी साहब को दिया गया। और वहां जो उनके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चीफ थे, उन्होंने कहा कि उनको राष्ट्रपति ने बुलाकर कहा है कि प्रधानमंत्री जी का दबाव है कि ये अडानी समूह को ही दिया जाए। बाद में उन्होंने दबाव में उन टिप्पणियों को वापस लिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है। इसी तरह इजराइल जब प्रधानमंत्री गए, आप सब जानते हैं बड़े प्रगाढ़ रिश्ता है इजराइल से, हमारे सरकार के प्रधानमंत्री जी अक्सर जाते हैं। और पिछले दिनों जब स्नूपिंग का मामला आया था तो जिस एजेंसी के ऊपर शक था वो कहाँ की है, इजराइल से उसका क्या संबंध है, हम सब जानते हैं। वहां ड्रोन बनाने के लिए सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट किया वहां के एल्बिट सिस्टम से, और उसके साथ जब ज्वाइंट वेंचर किया है तो वो अडानी साहब के साथ किया गया। जबकि हमारे देश में ड्रोन विकसित और संचालन करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भारत डायनेमिक्स है, इसके बावजूद ये अडानी साहब को जाता है जिनके पास इसका कोई पूर्व अनुभव नहीं है। और मजे की बात यह है कि उन ड्रोन को इंपोर्ट करके असेंबल करके उनका नाम बदलकर दृष्टि 10 स्टार लाइनर रख दिया गया, और उसमें जो उसका एयर फ्रेम है उसको इंडिजेनसली लगाकर और ये बताया गया कि ये 70% जो है वो स्वदेशी सामान से बना है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी सत्य है। इसी तरह कोयला और बिजली के रिपोर्ट में हम सब जानते हैं कि किस तरह ओवर इन्वॉइसिंग का मामला आया था, जिसमें से कि महज 30 शिपमेंट में 52% प्रॉफिट मार्जिन के साथ अडानी समूह ने 533 करोड़ रुपए की हेराफेरी की, इसके प्रमाण सामने आए। लेकिन और ये किसने पता किया था, ये खुलासा किया था डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। लेकिन इसके बावजूद कोई ईडी की रेड नहीं, कोई इनकम टैक्स की तहकीकात नहीं, कोई सीबीआई का जांच नहीं, और ये सब चल रहा है लंबे समय से। लेकिन खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं देश की जनता ने इसको समझा, विपक्ष इस बात को लेकर के लोगों के बीच ले जाने में सफल हुआ, जिसकी बदौलत 400 सीटों की दम भरने वाली सरकार 240 सीटों पर सिमट के रह गई। आज वो बहुमत नहीं है उनके पास, वो दो सहयोगी दलों के बैसाखी पर है, जिसका फायदा है कि हमारा लोकतंत्र फिर से मजबूत हुआ है, जिसका फायदा है कि सरकार मनमाने तरीके से कानून नहीं बना सकती, मनमाना नहीं कर सकती। अगर विपक्ष कहता है कि किसी बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजो तो भेजना पड़ता है। सरकार अगर चाहती है कि लेटरल एंट्री करके वो संघ के लोगों को प्रमुख पदों पर बिठाए तो सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ता है। ये सब कारनामा करने में ये सिर्फ दो लोगों से संभव नहीं है, इसके लिए एक पूरी व्यवस्था चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जो कि संवैधानिक पदों पर बैठे हों और जिन्होंने अपने आप बंद कर लिए हों, मजबूरन या प्रलोभन में, जिसका प्रमाण मिला हिंडनबर्ग रिपोर्ट में। एक जांच जो एजेंसी है विदेश की, जिसने पहले भी आरोप लगाया था, उस आरोप में ये कहा गया कि जो ये अडानी एंटरप्राइज है, जो कंपनी है, ये शायद अपने शेयर प्राइस को इन्फ्लेट कर लेती है राउंड ट्रिपिंग से, स्टॉक प्राइसेस को मैनेज करके। और इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और सेबी से कहा कि आप इसकी जांच करवाएं। जांच में कुछ उनकी तरफ से सामने नहीं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और उन्होंने इसको बंद कर दिया। उसके बाद पिछले महीने जांच की दूसरी खेप आई और उसमें यह पाया गया कि जो सेबी की चेयरपर्सन है, उनकी
भूमिका जो है वो ही संदिग्ध है। आप और हम सब जानते हैं कि विधायक अपने हलके में वो कहता है कि अधिकारी हमारे लगा दो, इंस्पेक्टर हमारे लगा दो। तो यहां जो सबसे अमीर लोग हैं, शायद उन्होंने कहा कि भाई सेबी का चेयरमैन हमारे लगा दो, क्योंकि उनके संबंध जो हैं वो इस बड़े समूह के जो मालिक हैं उनके भाई से पाए गए। और इसमें जो सबसे चिंता करने वाली बात है कि जिसके ऊपर दारोमदार है, जो बाढ़ है खेत का, वही खेत को खा रहा है। तो जो ये उछाल है मार्केट का, ये कितना रियल है और कितना आर्टिफिशियल है, ये शायद जांच के बाद ही पता लगेगा। आज हालत ये है कि स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोगों ने कहा कि खुलासे का हमारे मार्केट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। देश के उपराष्ट्रपति कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारे बाजारों को अस्थिर कर रही है। वो एक संवैधानिक पद पर बैठे, क्या उनसे ये अपेक्षा है कि वो एक व्यवसाय के सुरक्षा में बयान दें, उनके पक्ष में बयान दें? क्या उन्हें ये कहना चाहिए था? बहरहाल हम उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि आपके माध्यम से जो ये बात है, ये कांग्रेस पार्टी अपने लिए कोई गुहार नहीं लगा रही। हमारे किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर एक व्यवसायी व्यवसाय करे, ईमानदारी से व्यवसाय करे। हमारी सिर्फ ये मांग है कि अगर आप व्यवसाय हैं तो आपके भाई के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो? अगर देश में लाखों करोड़ों व्यवसायी हैं तो सबको ये सुविधा क्यों नहीं मिलती? और लोगों को सुविधा क्यों मिलती है? अमीर और अमीर क्यों होता जा रहा है? गरीब और गरीब क्यों होता जा रहा है? किसान क्यों 27 रुपए पर अपनी जीवन यापन करने के लिए मजबूर है? क्यों पेंसिल, रबर, पनीर और दही पर जीएसटी लगाया जा रहा है? क्यों किसान के सामान पर जीएसटी लगाया जा रहा है? आपके यहां चुनाव है। अब जब दर्शक जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, ये प्रश्न उनसे है कि जब आप वोट करें तो देश के भविष्य के लिए वोट करें, देश के वर्तमान को देखकर वोट करें, और भूत में आपके साथ क्या हुआ, इस देश के साथ क्या हुआ, उसको ध्यान में रखकर वोट करें। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 सवाल पूछा था। मैं उन सवालों को दोहराऊंगा आपके माध्यम से और जनता तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सवाल सुनिए कि पहला सवाल है कि जो सेबी की अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच, उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। मोदी जी के यहां इस्तीफा नहीं होता, लेकिन अब समय बदल गया है। अब उनके पास बहुमत नहीं है। जनता का इतना दबाव बने, क्योंकि ये पैसा जो है, लोग जो निवेश करते हैं शेयर मार्केट में, उनका पैसा सुरक्षित हो, इसलिए यह आवश्यक है कि वहां एक ईमानदार, निष्पक्ष, जिसके ऊपर कोई हेराफेरी या घपला करने का संदेह या आरोप ना हो, इसलिए उनका इस्तीफा हो। दूसरा सवाल है आपके माध्यम से सरकार से कि यदि शेयर मार्केट में गड़बड़ी होती है और आम लोगों का पैसा होता है तो फिर इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? प्रधानमंत्री मोदी, सेबी के अध्यक्ष, या दुनिया के अब भी 11वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति श्री गौतम अडानी? और तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है कि अगर सरकार अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएगी, अगर जनता का पैसा जोखिम में है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपके विवेक पर छोड़ता हूं, आपके दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जनता इन मुद्दों का संज्ञान लेगी, इन वाक्यों का संज्ञान लेगी, और इसके आधार पर
न्याय करें। थैंक यू। एक बात मैं कहूंगा, इसके बाद आपके सवाल। प्रणब झा जी बहुत एक्सपीरियंस्ड पत्रकार, किस तरीके से देश में क्रोनिक कैपिटलिज्म, और जो बात राहुल गांधी जी ने हाउस में पूछा था कि A1 A2 क्योंकि इनके नाम लेना दोबारा नहीं था, इन्होंने बताया कि किस तरह से आर्थिक स्थिति पे आम लोगों की कमाई का पैसा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं किस तरीके से उसको लूटा जा रहा है। ये जो देश के अंदर प्रक्रिया मोदी जी के राज में चल रही है, ये बहुत ही गंभीर विषय है जो आम जन के साथ इसका इंटरेस्ट जुड़ा है। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जिसको शायद आप लोग नहीं समझते, लेकिन किस तरीके से देश की संपत्ति, देश का धन चंद लोग या एक दो लोगों के पीछे इस सरकार में चल रहा है और किस तरीके से उसको सेबी के थ्रू छुपाया जाता है, सच्चाई बात नहीं आती। उस पर कांग्रेस पार्टी के ये गंभीर सवाल उठे। इस पे आप अगर सवाल पहले करेंगे तो इस सब्जेक्ट में आमतौर पर मैंने इसीलिए रिक्वेस्ट की कि पहले इस पे हम चर्चा कंप्लीट करें, फिर आप सवाल मेरे भाई सुओ मोटो का सम्मान करके सुओ मोटो पे प्रश्न पहले ले लेंगे, बाद में आपके सवाल। इस पे कोई सब्जेक्ट आपका सवाल कि किस तरीके से जिस विषय पर हमने प्रश्न मैं पूरे प्रश्न के दौरान मैं वेट करता रहा कि आप अडानी साहब का कहीं कोई जिक्र कर देंगे। हम चाहते हैं कि अडानी साहब ने जो इन्होंने खुलासा किया है इस पे जवाब जरूर देंगे, लेकिन जो सारे देश में एक सिलसिला चल रहा है इसके बारे में, चुनाव यहाँ पे है, पैसा कहाँ से आता है, और इसलिए इसके लिंक ये है। हमने सुन लिया आपका सवाल। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऑटो भर कर पैसे राहुल गांधी को दिए जाते हैं, वो तो आप राहुल गांधी के ऊपर हमारी के साथ बात है। वही तो अब वो समय है कि उस ऑटो का जांच हो कि वो ऑटो जो है कहाँ बन रहा है, कहाँ से पैसे वो लोड हो रहे हैं, और किसने देखा उसको लोड होते हुए, किसने देखा उसको जाते हुए, कहाँ से निकला वो और कहाँ गया। मैंने इस बार लोकसभा में भी गौर किया कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कैश और वैल्यूएबल गुड्स और घूस जिस तरह से सीज किया, उसका वॉल्यूम जो है वो अजीब है। मतलब हम कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों इस देश की सेवा की, और एक खास कुछ राज्य थे जहां तेलंगाना के बारे में कहते हैं कि वहां सुना जाता था कि बहुत महंगा चुनाव होता है। अमूमन 2014 के बाद से, जब से भाजपा आई है, तो चुनाव का खर्च जो क्या नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, क्या असम की बात करेंगे, क्या गुजरात की बात करेंगे, हम सब जानते हैं कि किस तरह से जब विधायकों को तोड़ा गया वहां, तो किस कीमत पर तोड़ा गया और किस पैसे की बात हुई। जिस तरह से कर्नाटक में सरकार तोड़ा गया, तो ये पैसा जो है वो किसके पास है, कि कौन है शासन में इतनी दिनों से, कौन हुकूमत कर रहा है, कौन ठेके दे रहा है, कौन खर्च कर रहा है, कमीशन किसके पास आ गया। यहाँ तो 6 साल से सरकार ही नहीं है।